हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग जो है विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़े थे बच्चों। विद्युत विभवांतर क्या होता है। और आज आप देख सकते हैं आज के वीडियो में क्लास 12 की हम लोग जो है ये सब जो टॉपिक लिखे गए हैं आप हेडिंग जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल सिद्धांत, अनुगमन वेग, मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ लिखा है बच्चों। क्रांतिकाल क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग तथा विद्युत विभवांतर में संबंध क्या होता है, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध क्या होता है, और विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है ना बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्या होता है। ठीक है ना। और चलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल सिद्धांत, सबसे पहले इसी को समझते हैं बच्चों क्या होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल धातुओं के लिए ये मॉडल होता है बच्चों। तो इसके अनुसार बच्चों क्या होता है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई धातु का परमाणु है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है जब किसी चीज के पास कुछ रहेगा तभी ना वो दे सकता है। इसका मतलब धातुओं के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी तो वो त्यागते हैं। ठीक है ना। तो बात हो रही मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की। ठीक है ना बच्चों। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो किसी भी परमाणु में जो है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है। ठीक है, ये कक्षा है, क्योंकि ये कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इनकी एक निश्चित कक्षा होती है बच्चों, इस तरीके से। ठीक है ना। बीच में नाभिक होता है। तो ठीक है, तो जो बाहर वाली कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पर नाभिक का नियंत्रण बहुत कम रहता है। ठीक है, उन पर नाभिक का नियंत्रण क्या होता है, बहुत कम होता है। तो नाभिक का नियंत्रण कहने का मतलब क्या है कि नाभिक के नियंत्रण से मतलब यह है कि यह नाभिकी बल इस पर लगाता है। ठीक है ना। तो क्या करता है, नाभिकी बल लगाता है, तभी ये जो है इसमें टिके हुए हैं। अगर ये नाभिकी बल इस पर न लगाता, सभी इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है बच्चों, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉनों पर बल नहीं लगाता तो ये कक्षा छोड़ के बाहर चले जाते, कक्षा में न रहते। इसका मतलब ये है कि इन पर एक विशेष प्रकार का बल काम करता है, जिसे परमाणु में हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है ना। तो जो बाहर इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर बच्चों जो है नाभिकीय बल काम करता है, लेकिन जो बाहर वाली सबसे बाहर वाली कक्षा, जैसे मान लीजिए ये कक्षा है, ठीक है, जो सबसे बाहर वाली कक्षा होती है उसके इलेक्ट्रॉनों पर बल कम लगता है। जाहिर सी बात है बच्चों, जैसे आप हमारे सामने क्लास में है, ठीक है, तो या आप अपने क्लास में होंगे, जब टीचर आपको पढ़ाते होंगे तो जब तक क्लास में टीचर होते हैं तब तक उनका नियंत्रण आप पर रहता है। और जैसे ही टीचर बाहर निकल जाता है आप लोग शोर मचाना शुरू करते, कोई उठ के चला जाता है। कहने का मतलब आप मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। जब तक टीचर रहता है तब तक आप बंधन में रहते हैं। ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर भी है। तो जैसे ही जो है ये जो बाहर वाली कक्षा होती है, यानी दूर वाली जो कक्षा होती है, दूर वाली कक्षा जो होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर नाभिकीय बल कम लगता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को अगर जरा सी ऊर्जा दे दिया जाए तो ये अपनी कक्षा छोड़ देंगे, जैसे ये कक्षा छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, इसका मतलब मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, कक्षा में नहीं रहते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बच्चों क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। समझ में आया मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। और यह सिद्धांत जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल सिद्धांत कहता है। फिर से एक बार समझ लेंगे, नाभिक की बाहरी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय बल बहुत कम लगता है। इनको जरा से भी बाहर बाहर से ऊर्जा देने पर बच्चों क्या हो जाते हैं, अपनी कक्षा छोड़ करके मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए इन इलेक्ट्रॉनों को जो कक्षा छोड़ करके चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उनको मुक्त कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। यह सिद्धांत क्या कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसीलिए धातुएं चालक होती हैं। तो एक प्रश्न आपसे पूछता है, धातुओं में चालकता का मुख्य कारण क्या है, तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसीलिए क्या होती है, धातुएं चालक होती हैं। ठीक है। इसके विपरीत जो अचालक पदार्थ होते हैं बच्चों, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम मात्रा में या नहीं के बराबर पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसीलिए वो जो है अचालक होते हैं या कुचालक कह सकते हो। तो हमें उम्मीद है कि ये सिद्धांत आपको समझ में आया होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है।
ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो आता है बच्चों अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है? अनुगमन वेग, ठीक है ना। तो किसी भी चालक में जो है जब आप विभवांतर लगाते हैं तो उसके जो है इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। क्या करते हैं बच्चों? गति करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चालक है तो इसके सिरों पर हमने विभवांतर लगा दिया, ठीक है ना। इसके सिरों पर विभवांतर लगा दिया तो जैसे ही विभवांतर लगाएंगे तो ये जो है गति करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा जो है धनावेश की गति की दिशा के विपरीत होती है, ठीक है ना। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन मान लेंगे तो इसकी दिशा इस ओर होगी बच्चों, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रॉनों की दिशा इधर होगी, ठीक है ना, क्योंकि धनावेश इधर से इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉनों की दिशा जो है धनावेश के विपरीत होती है और विद्युत धारा की दिशा धनावेश की दिशा में। ये चीज बताए हैं बच्चों आपको। तो अनुगमन वेग क्या होता है यहाँ यह समझना है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं बच्चों? आपस में टकराते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अगर जिगजैग अवस्था में टकराते हैं ये, इनकी अनियमित गति होती है। जैसे मान लीजिए ये हैं, बहुत सारे हैं, तो ये ऐसे ऐसे इस तरीके से गति करने यानी अनियमित गति करते हैं, ठीक है ना। जैसे गैसों के अणु आपस में गति करते हैं, किसी भी तरीके से गति कर सकते हैं यानी अनियमित गति करते हैं। इनकी यही अनियमित गति जो है क्या कहलाती है? अनुगमन। और इनका औसत वेग जो कहलाता है अनुगमन वेग, ठीक है ना। एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। ये धातुओं जो है किसी चालक में जो है जब आप विभवांतर लगाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है अनियमित रूप से गति करने लगते हैं। और अनियमित, जैसे मान लीजिए ये अगर धातु है या कोई चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन अभी स्थिर है, इसमें जो है कोई भी जो है गति नहीं कर रहे हैं मान लो, ठीक है, जब विभवांतर नहीं लगाए हैं। तो जैसे ही विभवांतर लगाएंगे तो ये क्या काम करेंगे? ये इधर उधर ऐसे गति करने लगे, किसी भी तरीके से अनियमित, कोई इनकी निश्चित दिशा नहीं होती है कि इसी दिशा में जाएंगे, किसी भी दिशा में जा सकते हैं। अनियमित गति, इस तरीके से गति करने लगे तो इनकी यह गति क्या कहलाती है विज्ञान की भाषा में? अनुगमन, ठीक है ना। और इस गति को प्राप्त करने में जो इनका औसत वेग होता है उसी को अनुगमन वेग कह देते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं अनुगमन वेग को बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन जो है अनियमित गति करते हैं, या इसको लिख लीजिए आप लोग, अनियमित गति करते हुए, अनियमित गति करते हुए, अनियमित गति करते हुए, अनियमित गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं दो लगातार यानी दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच का जो औसत वेग होता है उनको अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है ना। या करके आप लिख सकते हैं, या दो उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब दो लगातार, सक्सेसिव, दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच, उत्तरोत्तर टक्करों के बीच का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। अनुगमन वेग कहलाता है। औसत वेग को क्या कहते हैं बच्चों? अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है ना बच्चों। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, इसे VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अंग्रेजी में VD क्यों कहा गया? क्योंकि अंग्रेजी में इसका जो है क्या बोलेंगे बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी को V से और D, यहाँ पर ड्रिफ्ट को D से, यहाँ स्मॉल d से प्रदर्शित कर दिया गया तो इसको VD से प्रदर्शित करते हैं। VD से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों।
इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच का औसत वेग क्या कहलाता है? अनुगमन वेग। तो मान लीजिए कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसका U1 U2 U3 अलग अलग वेग है, इनका अनियमित गति है तो अनियमित वेग भी होगा, ठीक है। इस तरीके से U4 डॉट 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 UN है, ठीक है ना, N इलेक्ट्रॉन है तो इनका वेग अलग अलग है, ठीक है। तो इनका औसत क्या होगा? आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 10 में, औसत निकालने का फार्मूला क्या होता है? जितनी संख्याएं होती हैं सबको जोड़ करके संख्याओं की संख्या से भाग देते हैं, यानी सभी पदों का जोड़ बटे पदों की संख्या बराबर माध्य, ठीक है ना। यही से आप औसत निकालते हैं या समांतर माध्य निकालते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इनका औसत वेग ही VD कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो औसत वेग का मतलब सबको जोड़ देंगे, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 डॉट 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 UN बटे N, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं? इनका अनुगमन वेग, ठीक है ना बच्चों। ये हमेशा शून्य होता है, ये हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। अच्छा, आप कहेंगे शून्य क्यों हो गया? ठीक है, शून्य इसलिए हो गया बच्चों क्योंकि ये जो है इसी धातु में इधर उधर अनियमित गति कर रहे हैं, लेकिन ये अपना स्थान बदल नहीं पाए। कहने का मतलब ये उधर नहीं जा पाए, दूरी तय नहीं करे, ठीक है ना, क्योंकि लौट फिर करके फिर ये कहाँ आ रहे हैं? यहीं पर आ रहे हैं, ठीक है ना। कहीं पर भी देखेंगे तो ये जो है चाहे जैसे गति करेंगे यहीं इसके अंदर ही, इस सीमा के अंदर ही रहेंगे, तो इनका औसत वेग क्या हो जाता है? शून्य। क्या हो जाता है? शून्य। इस तरीके से जो है इनका औसत वेग क्या होता है? शून्य, ठीक है ना बच्चों। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको अनुगमन वेग समझ में आया होगा, अनुगमन वेग, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अगली हेडिंग जो बच्चों हम लोगों की थी वो क्या थी? श्रांतिकाल और माध्य मुक्त पथ, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डाल के लिख लेंगे माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ। तो माध्य मुक्त पथ क्या होता है बच्चों? तो माध्य मुक्त पथ क्या होता है? दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच, मान लीजिए कि ये दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये गया यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ठीक है। तो इसके बीच की जो दूरी होगी, यही ये दूरी, इसी को जो है लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच की जो औसत दूरी होती है, दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच जो दूरी होती है बच्चों, वही क्या कहलाती है? इनका माध्य मुक्त पथ कहलाती है। क्या कहलाती है? माध्य मुक्त पथ कहलाती है। इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्बडा। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन गति या ऐसे लिख सकते हैं, अनियमित गति करते हुए, अनियमित गति करते हुए, अनियमित गति करते हुए दो उत्तरोत्तर यहाँ पर बच्चों उत्तरोत्तर दो शब्द आ रहा है। उत्तरोत्तर मतलब लगातार, उत्तरोत्तर मतलब लगातार। जैसे मान लीजिए 1 2 3 है तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, लगातार, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, इन दोनों को क्या बोलेंगे? लगातार। ये नहीं कि 1 से 3 पे पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं। तो दो उत्तरोत्तर यानी पहले से दूसरी टक्कर, फिर दूसरी से तीसरी टक्कर, ये कह सकते हैं। तो अनियमित गति करते हुए दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच की औसत दूरी, बीच की औसत दूरी, या फिर आप दूरी कह सकते हो, जो दूरी होती है, ठीक है ना। औसत दूरी को क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, ठीक है ना। इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। आप लिख लेंगे इसे लैम्बडा, लैम्बडा, इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि बच्चों ये दूरी है इसलिए इसका मात्रक सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा, ठीक है ना। तो दूरी का मात्रक होगा ये, इसको लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। इस अच्छा, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? फ्री मीन पाथ, फ्री मीन पाथ, फ्री मीन पाथ कहते हैं, ठीक है ना बच्चों, इसे लैम्बडा से। इसके बाद आपको बताया गया श्रांतिकाल, श्रांतिकाल। तो श्रांतिकाल क्या होता है बच्चों?
तो श्रांतिकाल क्या होता है, यही दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच में लगा समय, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच लगा समय श्रांतिकाल कहलाता है। दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच लगा समय श्रांतिकाल कहलाता है। इसे टा से, ये जो टाउ या टा पढ़ते हैं, टा से प्रदर्शित करते हैं, इसे टा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसी को श्रांतिकाल कहते हैं और टा से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि श्रांतिकाल समय है इसलिए इसका मात्रक सेकंड होगा, इसका मतलब क्या होगा, सेकंड। तो हमें आप उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया, माध्यमुक्त पद क्या होता है और श्रांतिकाल क्या होता है। भाई दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच जब मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, दो उत्तरोत्तर टक्कर होगा यानी लगातार टक्कर करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी तय करेंगे। इस दूरी को तय करनी, यही दूरी क्या कहलाती है, लैम्डा, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं माध्य मुक्त पथ तय करने में लगा समय ही क्या कहलाता है, श्रांतिकाल। तो इसके बीच कुछ समय लगेगा टकराने में, वही टकराने में जो समय लगता है उसी को टा से प्रदर्शित करते हैं, श्रांतिकाल कहलाता है, ठीक है ना बच्चों। तो हमें उम्मीद है कि ये चीज भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो अगर हम लोग जो है श्रांतिकाल यहाँ से निकालें, श्रांतिकाल बराबर क्या हो जाएगा, टा बराबर, ठीक है ना। तो ये समय है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी क्या है, वही माध्य मुक्त पथ है। दूरी क्या है बच्चों, माध्य मुक्त पथ बटे चाल। अब चाल क्या है बच्चों, यही अनुगमन वेग इनका, चाल क्या है, अनुगमन वेग, ठीक है। तो माध्य मुक्त को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसको वीडी से प्रदर्शित करते हैं, तो टा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बटे वीडी, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम लोग, तो देखें बच्चों, यहाँ पर जो है आगे अगली हेडिंग थी अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध, ठीक है ना बच्चों, ये हेडिंग थी। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, वही अनियमित गति करेंगे, अनुगमन वेग से गति करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई चालक बना दिया इस तरीके से, ये चालक बना दिया, ठीक है, चालक बना दिया, इसकी लंबाई यल मान लो है, ठीक है ना, इसकी लंबाई यल है, इसका क्षेत्रफल अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है, और यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया, ठीक है। और बैटरी लगाएंगे तो मतलब विभवांतर लगाएंगे, बैटरी लगाने का मतलब क्या, विभवांतर, और जैसे ही बैटरी लगाएंगे इलेक्ट्रॉन जो है गति करना प्रारंभ कर देंगे, यानी ये इस दिशा में चलने लगेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन जो है गति करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो हमको निकालना है अनुगमन तथा विभवांतर में संबंध, ठीक है। तो मान ली कि अनुगमन वेग इनका vd है, ठीक है, अनुगमन वेग इनका क्या है, vd है, और ये जो है n इलेक्ट्रॉन होंगे तो बच्चों जैसे ही ये विभवांतर लगाने का मतलब विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहे हैं, और विद्युत क्षेत्र पैदा करेंगे तो विद्युत बल लगेगा, तो विद्युत बल कितना लगेगा बच्चों, मान लो विद्युत बल F से प्रदर्शित करते हैं, तो Fp बराबर क्या हो जाएगा, QE या NE, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन है तो n का मान 1 हो जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, धातु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो NE लिख दिया गया, ठीक है ना। और आप पढ़े हैं कि यह इसी को जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये NE नहीं, F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई होता है ना, तो Q के स्थान पे NE लिख देंगे
और ये कैपिटल ई, ये विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है ना बच्चों, माफी चाहता हूँ यहाँ पर जो है, तो क्यू के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, एन ई। ठीक है ना, अब सही है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास एफ ई बराबर एन ई। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एक होगा, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पर बल पूछेगा तो आप लिख सकते हैं एफ ई बराबर ई इंटू ई। ठीक है ना, यहाँ पर कोष्टक में लिख दे रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है ना बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एन का मान एक, इलेक्ट्रॉन एक हो गया तो एन बराबर एक हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए यह हो जाएगा बच्चों। अच्छा, इसके बाद जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा बच्चों, उसकी गणना हम लोग इस तरीके से करते हैं। ई बराबर, अगर विभवांतर भी लगा देते हैं तो ई बराबर भी अपान डी से करते हैं। पहले पार्ट में आपको पढ़ा गया है विद्युत विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध जो है। ठीक है ना, तो चूंकि यहाँ पर जो दूरी है, ये चालक के सिरों के बीच की जो दूरी है बच्चों, हमने यल मान के चला है, ये यल दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम लिख सकते हैं v बटे यल। इसको समीकरण 2 दे दीजिए बच्चों। ठीक है ना, ये चीज समझ में आई आपको। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बच्चों आप देखेंगे तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन तो इससे गुजर नहीं रहे हैं, इससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। तो विद्युत बल जो काम करेगा बच्चों, विद्युत बल काम करेगा जो, तो यहाँ से गुजरने वाले समस्त इलेक्ट्रॉन पर काम करेगा। और समस्त इलेक्ट्रॉन जो है पूरे यहाँ चालक में से गुजर रहे हैं। अब पूरे चालक में से गुजरने का मतलब क्या है, इसका एरिया और एल से गुणा कर देंगे तो पूरे आयतन से पूरे चालक में से आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये आपको समीकरण 2 समझ में आ गया, समीकरण 1 समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, तो इनका अनुगमन वेग में हमको संबंध निकालना है बच्चों, तो अनुगमन वेग पहले निकाल लेते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ बच्चों, इधर देखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को ऊपर लिख दिया जा रहा है बच्चों, आप देख लेंगे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं इन दोनों समीकरणों को। एफ बराबर ई इंटू ई, यह समीकरण 1 था, और कैपिटल ई बराबर था वी अपान एल, ये समीकरण 2 था बच्चों। इन दोनों समीकरणों को हम ऊपर लिख दे रहे हैं, जहाँ पर ये भी विभवांतर है। अब हमको निकालना है अनुगमन वेग। ठीक है ना बच्चों, तो अनुगमन वेग जब निकालेंगे तो अनुगमन वेग हमने बताया था आपको, अनुगमन वेग वी डी बराबर क्या बताया था, इनका औसत वेग, औसत वेग u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 डॉट 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 un, अगर n इलेक्ट्रॉन है, बटे, ठीक है ना, बटे n, यही था। ठीक है ना बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब दो उत्तरोत्तर टक्कर होगी बच्चों इनके बीच, तो इनका औसत वेग, उनका वेग बढ़ जाएगा। ठीक है ना, वेग क्या होगा, जैसे ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, अगर ये टकराएंगे तो क्या होगा, वेग बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो वेग बढ़ जाने में मतलब, और टकराने में लगा समय मान लीजिए टी है। ठीक है ना, टकराने में लगा समय टी है, मान लीजिए कि दो उत्तरोत्तर, दो टक्करों के बीच लगा समय, लगे समय को श्रांतिकाल कहते हैं, या टाउ से प्रदर्शित किया टा है। ठीक है ना, तो समय अगर टा है तो इनका वेग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है वेग जो बढ़ेगा, तो समय के साथ वही बढ़ जाएगा बच्चों। तो आप जानते हैं यहाँ पे जो है निकालेंगे हम लोग, ये हो जाएगा यू गुड़े टा। ठीक है ना, यू गुड़े टा का मतलब क्या हो जाएगा, चाल गुड़े समय को क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना, चाल गुड़े समय को बोलते हैं त्वरण ना, त्वरण बोलते हैं, चाल गुड़े समय को क्या बोलते हैं, त्वरण। ठीक है ना, अब जानते हैं कि वेग परिवर्तन, अब जानते हैं वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल को त्वरण बोलते हैं ना, यही होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय, इसको त्वरण बोलते हैं। क्योंकि बल लग रहा है, विद्युत बल लग रहा है, या कोई भी बल लगेगा बच्चों तो त्वरण काम करेगा ही। तो वेग इनका u है मान लो, तो u और बटे यहाँ समय टा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a, तो इनका वेग जो बढ़ेगा, वेग में वृद्धि u बराबर क्या होगा, a इंटू टा। अब u1 के लिए निकालेंगे तो टावन लिख देंगे, u2 के लिखेंगे तो यहाँ टा 2 हो जाएगा, जितना समय लगेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से उसमें वृद्धि होती रहेगी। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा कि इनके वेग में वृद्धि कैसे होती है। तो इनके वेग में वृद्धि क्या होगी, त्वरण और समय का गुणनफल के बराबर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग अनुगमन वेग निकालते हैं।
ठीक है। तो इनके वेग में वृद्धि जो होगी बच्चों इस तरीके से u1 प्लस ए टा 1, ठीक है ना, यही होगा। फिर इसके बाद u2 प्लस ए टा 2, ये होगा, यही होगा ना बच्चों। इस तरीके से डॉट 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 एन तक जाएगा बच्चों। यहाँ जो है un प्लस ए टा एन, यही, और बटे यहाँ क्या हो जाएगा एन, यहाँ क्या हो जाएगा एन। तो इस तरीके से बच्चों, चलिए अभी इनको हम लोग जो है थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो ये अलग है, ये अलग है, इसी प्रकार यूएन तक है, ये यू है बच्चों, भी मत समझिएगा, यूएन प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 यूएन और पूरे एक बटे एन। और यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, प्लस ए टा 1 है, यहाँ पर देखिए ए टा 1 प्लस ए टा 2 प्लस ए टा 3 प्लस डॉट 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 एन तक, ये भी है, देखो ए टा 1 ए टा 2 ए टा एन तक है, यहाँ हो जाएगा ए टा एन, ठीक है ना बच्चों। और इसके भी बटे एन है, सबके बटे एन है, इस सबके बटे एन है ना बच्चों, तो यहाँ पर यही लिख दिया गया। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका मान बच्चों क्या होता है, इसका मान क्या होता है, ये तो जीरो होता है, इसके पहले आपको बताया गया, ठीक है ना, कि इनका औसत वेग क्या होता है, जीरो होता है। तो औसत वेग जीरो होता है, तो जीरो हो गया पर, और यहाँ ए कॉमन कर लेंगे, तो ए कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा टा 1 प्लस टा 2 प्लस टा 3 प्लस डॉट 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 टा एन बटे एन, यही बचेगा। और इधर क्या बचा बच्चों, वी डी, इधर क्या बचा वी डी, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास वी डी का मान। ठीक है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये समय अंतराल का जो है या श्रांतिकाल का बच्चों ये क्या है, औसत है। तो श्रांतिकाल इनका मान लो टा है, तो यहाँ से लिख सकते हो वी डी बराबर क्या लिख सकते हो, ए इंटू टा, यही लिख सकते हो बच्चों, ए इंटू टा, ठीक है ना। ये क्यों यहाँ टा लिख दिया गया, क्योंकि ये टा का औसत है, ये क्या है टा का औसत है, इसलिए टा लिख दिया गया, ठीक है ना। जैसे इसका u1 u2 u3 का औसत u से लिख दिया जाता है, इसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों टा, ठीक है ना। और चूंकि औसत वेग जीरो होता है इसलिए यहाँ जीरो लिखे, नहीं तो हम यहाँ u लिखते, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों आपका समीकरण नंबर 3, यहाँ से ध्यान देंगे, समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। अब इसको आगे मिटा देते हैं बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक हमको जो है बच्चों अनुगमन में वेग मिल चुका है, लेकिन अभी विभवांतर में हमें संबंध बताना है, अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध बताना है। तो आप जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम हो तो जो विद्युत बल काम करेगा ए बराबर एफ बटे यम हो जाएगा, क्योंकि एफ बराबर यम में होता है। आप जानते हैं गति करते हैं तो गति का दूसरा नियम लगता है। और एफ बराबर क्या है, क्योंकि ये विद्युत बल काम कर रहा है तो विद्युत बल एफ ई बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एफ ई के स्थान पे लिख सकते हैं ई इंटू कैपिटल ई बटे यम, यही लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, और ई के स्थान पे यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये समीकरण 1 से लिख सकते हैं, ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 से। और ई के स्थान पे समीकरण 2 से भी बटे एल लिख सकते हैं, तथा समीकरण 2 से, तथा समीकरण 2 से कैपिटल ई का मान रखने पर, क्योंकि बच्चों हमको भी चाहिए तो भी इसमें दो वाले में है इसलिए भी रख दीजिए। यहाँ से हमारे पास ए आ गया, ए बराबर ई बटे यम गुणे ई के स्थान पे यहाँ क्या रख देंगे, भी बटे एल, ठीक है ना। और ये तो हो गया ए का मान, ये क्या हो गया समीकरण 4 रख देते हैं। अब जो है समीकरण 3 से समीकरण 4 से ए का मान 3 में रखने पर यहाँ से लिख देंगे तो हमारे पास चीज ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ लिख दीजिए समीकरण समीकरण 4 से त्वरण ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ रख दीजिए, देखिए समीकरण 3 क्या है, वी डी बराबर ए टा
और ए का मान यहाँ से रख देंगे, तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, वी डी बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर यहाँ हो जाएगा ए का मान रख दीजिए ई बटे एम गुणे वी बटे एल और गुणे टा, यही है, देखिए ये टा है, ये चीज आ गया। तो यही संबंध है अनुगमन वेग और ये विभवांतर है बच्चों, ये भी है कैपिटल भी है, ये कैपिटल भी है ना, इसलिए यहाँ पर कैपिटल भी लिख, ये हो गया आपका अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। आगे बढ़ते हम लोग, अगली हेडिंग बच्चों क्या थी, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, ठीक है ना। जहां आपको न समझ में आए वीडियो पीछे करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर विद्युत धारा लिख देते हैं, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ये कोई चालक है बच्चों, ये चालक है और इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये अभी गति नहीं कर रहे हैं मान लो बच्चों, लेकिन जैसे ही हम इस पर विभवांतर लगाएंगे ये तुरंत क्या करने लगेंगे बच्चों, गति करने लगेंगे, ठीक है ना। मान लो ये प्लस सिरा है, ये मान लीजिए पी है, ये क्यू है, ठीक है ना बच्चों। तो ये माइनस सिरा होगा, ये प्लस सिरा होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिखाया गया है, ये बैटरी लगा दिया गया। जैसे ही आप बैटरी लगाएंगे बच्चों, तो यहाँ से जो है विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है धारा की दिशा के विपरीत दिशा में गति करते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बच्चों किस दिशा में गति करेंगे, ठीक है ना, इस दिशा में, इस दिशा में गति करने लगेंगे इस तरीके से। धारा इधर बह रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर बहेंगे बच्चों, तो धारा की दिशा विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं और ये समस्त इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, ठीक है। तो ये इधर प्लस क्यू सिरे को पार करने लगेंगे, क्योंकि इधर से गति इधर हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो ये मान लीजिए पार करने में, इनको सबको पार करने में लगा समय मान लीजिए टी है। अच्छा, इस चालक की लंबाई मान लो ए है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे माना चालक की लंबाई, चालक की लंबाई क्या है, एल है, चालक की लंबाई, लंबाई स्मॉल एल है, ठीक है। इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ई है, मान लीजिए कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कुल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बच्चों, एन ई है, ठीक है। और इसको पूरा करने में लगा समय बच्चों मान लीजिए टी है, ठीक है ना। कहने पूरा करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को क्यू सिरे तक जाने में, यानी पी से क्यू सिरे तक जाने में लगा समय क्या है, टी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों को पी से क्यू तक, पी से क्यू तक जाने में लगा समय, लगा समय स्मॉल टी है, ठीक है ना बच्चों। जाने में लगा समय स्मॉल टी है, ये भी वेग से गति कर रहे हैं तथा इनका अनुगमन वेग, इनका अनुगमन वेग, अनुगमन वेग vd है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है आप जानते हैं, इनको समय बराबर क्या हो जाएगा, मतलब इस यहाँ से समस्त इलेक्ट्रॉनों को पहुंचने में समय लगा टी है, तो समय बराबर आप जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, क्या होता है, दूरी बटे चाल, चाल वही क्या हो गया, अनुगमन वेग होगा इनका, और दूरी बच्चों क्या होगा, यही चालक की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहीं तक जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, दूरी यल हो जाएगी, क्योंकि चालक की लंबाई हमने यल मान के चले हैं बच्चों यहाँ, ठीक है। और इनका अनुगमन वेग vd है, ठीक है ना। तो ये समय t बराबर क्या आ गया, यल अपान vd, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चों, देखेंगे, या फिर इधर देख लीजिए, अभी जगह है इधर, तो देखेंगे। अच्छा, जो आवेश है, आवेश कितना प्रवाहित होंगे बच्चों, आवेश q बराबर आप जानते हैं, q बराबर क्या होता है, एन ई, q बराबर एन ई होता है, ठीक है ना। तो एन ई जो होंगे इलेक्ट्रॉन पूरे चालक से होकर के प्रवाहित होंगे, थोड़ी ना कि केवल एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो पूरे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसका मतलब चालक के पूरे आयतन से होकर के जाएंगे। तो चालक का आयतन कैसे निकालेंगे बच्चों, इसके परिच्छेद क्षेत्रफल ए है मान लो, तो चालक का आयतन कैसे हो जाएगा, क्षेत्रफल में लंबाई से गुणा कर देते हैं या ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, तो वही उसका आयतन आ जाता है।
गुणे एन ई। इस चीज को बच्चों आपको समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो इसको समीकरण 2 दे देते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये चूंकि चालक बेलनाकार है बच्चों, तो बेलन का आयतन बराबर आप जानते हैं क्या होता है, या ऐसे भी समझ सकते हैं। आयतन बराबर क्या होता है बच्चों, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या कहते हैं, चालक का क्षेत्रफल, और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक यल है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यल है। तो अब ये आ गया आयतन, यही आ गया आयतन ना। यही चीज मैं आपको समझा रहा था, ए यल कैसे आया। तो यानी आयतन निकालने के लिए क्षेत्रफल में लंबाई से गुणा कर देंगे या ऊंचाई से गुणा कर देंगे, ऊंचाई से गुणा कर देंगे, तो यहाँ ऊंचाई यल है या लंबाई इसकी, तो क्या हो जाएगा, आयतन निकल जाएगा। तो पूरे आयतन से प्रवाहित होने वाले आवेश का मान कितना हो जाएगा, ए यल गुणे यानी। ये चीज आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब हमको क्या चाहिए, विद्युत धारा, विद्युत धारा चाहिए। तो आप जानते हैं कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी। ये चीज आपको पता है बच्चों, आई बराबर क्यू बटे टी होता है, आई बराबर क्यू बटे टी होता है। तो आई बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्यू का मान यहाँ समीकरण 2 से रख दीजिए। समीकरण 2 से क्यू का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा ए यल इंटू एन ई, ठीक है। और बटे टी, टी का मान समीकरण 1 से रखिए, ठीक है। टी का मान समीकरण 1 से रखिए, ठीक है ना। समीकरण 1 से रखेंगे तो यहाँ यल बटे वी डी हो जाएगा। आप देखेंगे तो वी डी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए यल एन ई वी डी बटे, यहाँ क्या हो जाएगा, ए वाला यल बचा है तो यल से यल कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, आई बराबर एन ई ए इंटू वी डी। यही बच्चों क्या है, संबंध है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में, ठीक है ना। ये अनुगमन वेग है वी डी, ठीक है। ये चीज आप याद रख लीजिए, आगे काम देगा। चुंबक चुंबक वाले पार्ट में भी आएगा बच्चों, धारा और अनुगमन वेग वाला ये सूत्र। तो आई बराबर एन ई ए वी डी, इससे संबंधित सवाल आप लगा सकते हैं बच्चों, ये आप समझ आ गया। यहाँ जो है इसको अगर समीकरण 3 देंगे तो यहाँ लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 व 2 की सहायता से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। तभी आएगा, क्योंकि समीकरण 2 से क्यू का मान हम रखे हैं और समीकरण 1 से टी का मान रखे हैं, ठीक है ना। तो क्यू का मान समीकरण 2 से ए यल इंटू एन ई है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। और टी का मान समीकरण 1 से रखें, ये समीकरण 1 है बच्चों, टी बराबर यल अपान वी डी है। तो यल अपान वी डी है, तो यल से यल कट गया, वी डी ऊपर चला गया, तो यल से यल कट गया, तो क्या बचा, एन ई ए और वी डी, यही बचा है, तो वही लिख दिए है, ठीक है ना बच्चों। तो हमें उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए आज की लास्ट हेडिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आज की लास्ट हेडिंग क्या है, ठीक है ना बच्चों। तो हम आपको बताए थे कि प्रतिरोध, ठीक है ना, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध ये क्या होता है, तो किसी चालक के में जो है धारा का जो विरोध करता है, चालक में धारा का विरोध करने वाले कारक को ही क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध। तो आप लिख सकते हैं किसी चालक में धारा का विरोध करने वाला, विद्युत धारा का विरोध करने वाला कारण ही क्या कहलाता है बच्चों, प्रतिरोध, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है ना। तो इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है ना। इसका मात्रक ओम होता है। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको ग्रीक अक्षर ओमेगा, इसको बोलते हैं ओमेगा, ठीक है ना बच्चों। ये जो है ओमेगा है, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसका मात्रक ओम है। कहने का मतलब धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाले कारक को ही क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा बच्चों, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है ना।
विद्युत प्रतिरोध। अच्छा, इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसका मात्रक जो है इस तरीके से आप निकाल लेंगे। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ओम के नियम से इसका मात्रक निकाल लेंगे। जैसे ओम का नियम आप पढ़े हैं, V बराबर आई इंटू आर होता है, तो यहाँ आर जो है वही प्रतिरोध है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आई। क्या हो जाएगा, आर बराबर V बटे आई। तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो विभवांतर का मात्रक बच्चों वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट। और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है ना। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है ना बच्चों। इसी को ओम कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ओम। क्या कहते हैं, ओम, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप बता सकते हैं। इसका बीमी सूत्र आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। बीमी सूत्र लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब भी इसका बीमी सूत्र लिखने के लिए इसको मूल पदों में लिखना पड़ेगा, विभवांतर। तो विभवांतर बराबर क्या होता है, आप जानते हैं बच्चों, V बराबर क्या होता है, W/Q। ये पढ़े आप, विभवांतर और कार्य, ठीक है ना। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभवांतर। तो यहाँ से पहले V के स्थान पे W/Q लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो V का बीमी सूत्र निकालने के लिए W का, तो W का आप जानते हैं कार्य है, तो कार्य का क्या होता है, ml स्क्वायर T⁻², ये जानते हैं। और Q बराबर IT होता है, तो IT को A गुणे T लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका बीमी सूत्र आ गया आपके पास ml स्क्वायर A⁻⁻1 T⁻−3, ठीक है ना बच्चों। ये आ गया। आप देखिए, ए ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ 2 माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, -3। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ इसका बीमी सूत्र जो है लिखना चाहें तो आर का बीमी सूत्र लिख सकते हैं बच्चों। आर का बीमी सूत्र इस तरीके से लिख सकते हैं, आर का बीमी सूत्र बराबर V का बीमी सूत्र बटे आई का। तो V का हम लोग निकाल चुके हैं वहाँ, तो क्या है, ml स्क्वायर A⁻−1 T⁻−3 बटे, ये विद्युत धारा है, इसको A से प्रदर्शित करते हैं, इसका बीमी सूत्र को, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया बीमी सूत्र, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ml स्क्वायर A⁻−2 T⁻−3। तो ये हो गया इसका बीमी सूत्र, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता, ये किस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो यह कोई चालक है, तो जो चालक होगा उसकी लंबाई पर निर्भर करता है बच्चों। चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, और उस चालक का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है, ये अगर ये चालक मान लीजिए तो इसका ये क्षेत्रफल जो है अनुप्रस्थ परिच्छेद कहलाता है। जैसे बच्चों ये है, ये डस्टर है, ये यहाँ से यहाँ तक इसको चालक मान ले, तो ये वाला इसको काट करके कहीं से निकाल देंगे, या ये वाला क्षेत्र आप जो देख रहे हैं, ये सामने वाला क्षेत्र, इसको अनुप्रस्थ पथ का क्षेत्रफल, या इसको कहीं से भी काट देने पर, या इस मार्कर को आप समझिए, अगर ये चालक है तो इसका ये वाला भाग इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कहलाता है। या इसको काट देने पर, कहीं से भी काट देंगे तो ये वाला जो बचेगा इधर पार्श्व वाला, उसी क्षेत्रफल को, तो मान लो कि ये पार्श्व क्षेत्रफल ए है, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई पर और उसके क्षेत्रफल पर, ठीक है ना। तो उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और लंबाई के अनुपाती होता है। इन दोनों को अगर हम लोग मिला दे बच्चों, ये क्या हो जाता है, आर अनुपाती, ठीक है ना। इन दोनों को मिला दे, ये हो जाएगा L/A, ठीक है ना। या क्या लिख सकते हैं, आर बराबर आर अनुपाती L/A। अब ये अनुपात का चिन्ह जब हटता है तो एक नियतांक आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, ρ/A। यहाँ पर रो एक नियतांक है, लिख देंगे, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध,
विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना। तो आपके पास ये फार्मूला आ गया, R बराबर रो एल बाई ए। तो कभी कभी आपसे जो है सवाल पूछेगा, तो इसमें जो है चारों राशियों में से 3 दिया रहेगा, एक पूछेगा। जैसे कभी R का मान, L का मान ए का दे दिया, रो पूछ लेगा। या रो नहीं दिया है, एल बाई ए R दिया है, तो आप ये रो पूछ लेगा। तो आप सवाल लगा लेंगे बच्चों। आगे हम सवाल लगवाएंगे आपसे, यहाँ पर लगाएंगे बच्चों, आपको दिखाएंगे कई सारे सवाल। ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आज का सब टॉपिक आपको समझ में आया होगा, जितनी भी हेडिंग्स बताई गई यहाँ पर। ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं बच्चों। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक भेजें ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है ना। और कोई दिक्कत अगर हो रही है बच्चों तो वो भी लिख करके बताएं, हम उसे सलूशन देंगे। ठीक है। आगे अगले दिन बच्चों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।